हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? तो मैं आपका सर शफकत सर। तो जो मेरा पहला प्रीवियस जो टॉप लेक्चर था तो वो रिगार्डिंग बैंक्स था। तो बैंक्स के बारे में 3 लेक्चर्स मैंने दिए, अलग अलग 3 लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया। पहले तो मैंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को डिस्कस किया, उसके बाद मैंने हिस्ट्री ऑफ बैंक्स को डिस्कस किया, और उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक्स और फंक्शंस ऑफ बैंक्स। तो उस तरह से हमने बैंक को कंप्लीट किया। अब हम सीधे आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया के ऊपर। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, जितने भी एग्ज़ाम्स होते, चाहे JK SSR भी एग्ज़ाम्स होते, या पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स होते, या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स कुछ होते हैं, तो हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ से डेफिनेटली मिलेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया का आज ये पहला वीडियो है, तो पार्ट फर्स्ट है। तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम कह सकते हैं, बाय मॉनेटरी पॉलिसी इट इज़ द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट। जब सेंट्रल बैंक का एक अहम रोल रहता है कि कैसे वो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी को क्या करे, कंट्रोल कर सके। किसके लिए? इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ मार्केट्स, ताकि मार्केट में क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे। तो वी कैन कॉल दैट मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी बड़ा ही आसान है, कल पूछा जाएगा आपको एनी रिलेटेड क्वेश्चन। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी मदद से वो सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर काम करता है मार्केट में, ताकि मार्केट बैलेंस में रहे। सप्लाई ऑफ मनी मतलब कि कितना पैसा रहना चाहिए मार्केट में। अगर पैसा ज़्यादा मार्केट में रहेगा तो उससे क्या हो सकता है, उससे जो गुड्स है तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो उससे इम्बैलेंस क्रिएट हो सकती है। या कभी कभार अगर मार्केट में पैसों की काफ़ी किल्लत होगी, सप्लाई ऑफ मनी बहुत बहुत ही ज़्यादा कम होगी, तो उससे भी मार्केट इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये इम्बैलेंस रोकने के लिए, मार्केट में बैलेंस करने के लिए बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है कैसे वो कंट्रोल करे इस सप्लाई ऑफ मनी को। तो इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब पहले हम आज इस इस वीडियो में हम डिस्कस करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड होंगे बैंक्स के, मगर वो बैंक्स के रिलेटेड टर्म्स है, मगर उनका काम होता है मार्केट को कंट्रोल करना या मार्केट में स्टेबिलिटी रखना। आपने सुना होगा नाम रेपो रेट। बार बार क्वेश्चंस आते हैं रेपो रेट से। तो रेपो रेट क्या होती है? देखो, रेपो रेट के बारे में अगर हम बात करेंगे, रेपो रेट इज़ अ टाइप ऑफ लोन। ये एक टाइप ऑफ लोन होता है गिवन बाय द सेंट्रल बैंक, विच इज सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू कमर्शियल बैंक्स ऑफ कंट्री। जो भी मतलब कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको एक लोन मिलता है, किसकी तरफ से? सेंट्रल बैंक की तरफ से। तो दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। ये कब मिलता है? जब सेंट्रल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जब उनको शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाती है, शॉर्टेज सप्लाई ऑफ मनी काफ़ी कम हो जाती है, तो वो फिर अपना रेपो रेट इस्तेमाल करके किसके पास जाते हैं? रेपो रेट करके वो RBI के पास जाते हैं, और RBI उन्हें लोन देते हैं। और लोन के ऊपर जो वो इंटरेस्ट लगता है, दैट्स कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट इज नॉट अ लोन गिवन बाय द RBI, बट रेपो रेट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द RBI टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो रेपो रेट पर चेंज होती जा रही है हर एक साल में। कभी को ये तो इट इज़ अप टू द सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक की वो कितना रेपो रेट रखे, कितना इंटरेस्ट रखे लोन के ऊपर, जो वो लोन किनको देते हैं? कमर्शियल बैंक्स को। तो याद रखना, इट इज़ नॉट स्टैग्नेट, इट इज़ नॉट परमानेंट, इट चेंजेस एज पर द इकोनॉमिक सिनेरियोज के। जितने भी इकोनॉमिक सिनेरियोज डिफरेंट हो जाते हैं, तो रेपो रेट भी डिफरेंट हो जाती है। तो फिलहाल आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या लेंगे, व्हाट इज रेपो रेट? तो रेपो रेट इज दैट इंटरेस्ट that is levied by whom? That is levied by Reserve Bank of India by giving loans to commercial banks। किस टाइम पे? जब कमर्शियल बैंक्स को डेथ होती है, किसकी? सप्लाई ऑफ मनी की। तो उसके बाद रिजर्व रेपो रेट, दूसरी टर्म होती है रिजर्व रेपो रेट। तो आपको खुद समझ में आएगा, रिजर्व रेपो रेट इज एन अपोजिट रेपो रेट। तो रिजर्व रेपो रेट इज द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट गिवन टू कमर्शियल, गिवन टू रिजर्व बैंक बाय कमर्शियल बैंक्स। कभी कभार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी लोन मिलता है किन की तरफ से? कमर्शियल बैंक्स की तरफ। जब कमर्शियल बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लो आ जाता है, सप्लाई ऑफ मनी आ जाते हैं, तो उस वक्त वो पैसे कुछ दे सकते हैं लोन के लिहाज से किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब जरूरत होती है अमाउंट की, तो वो किन से ले सकता है? कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक उस वक्त जो इंटरेस्ट लेते हैं किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उस लोन के ऊपर, उसे हम कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। तो उम्मीद है कि आपको रेपो रेट भी समझ में आ चुका होगा, रिजर्व रेपो रेट भी समझ में आ चुका होगा। उसके बाद CRR।
व्हाट इज CRR? CRR एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि हर कोई बैंक ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट एज वेल एज टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चाहे कोई भी कमर्शियल बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या जितने भी बाकी दिग्गज बैंक्स हो इंडिया में। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व का मतलब होता है कि हर एक बैंक को एक परसेंटेज रखनी पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज ए सिक्योरिटी, ताकि अपने बैंक के लिए एज ए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है क्या, एक परसेंटेज। और वो परसेंटेज डिसाइड कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उससे हम कहते हैं दिस CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो, इट इज़ दैट अमाउंट या इट इज़ दैट शेयर which the commercial banks deposited in Reserve Bank of India, ताकि it work as a security for commercial banks। ये वर्क करता है as a security for commercial banks। कल पूछा जाएगा the amount deposited by the commercial banks in Reserve Bank for granting security from Reserve Bank, that is called a CRR, cash reserve ratio। उसके बाद एक और टर्म है SLR। SLR का मतलब क्या है? SLR की फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पहले आपको याद रखना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट? SLR। तो व्हाट इज SLR? SLR एक अमाउंट होता है, इट इज़ अ परसेंटेज जो बैंक को अपने पास रखनी होती है एज ए सिक्योरिटी। बैंक सारा पैसा मार्केट में नहीं डाल सकता है, तो बैंक को एक परसेंटेज रखनी पड़ती है। आज जो परसेंटेज चलती है 2020 की, दैट इज 25%। चाहे किसी बैंक के पास 100 करोड़ हो, तो उसमें से 25% उसको उठानी है और कहाँ पे रखनी है? उसको वो अपने पास रखनी है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। बैंक के अंदर ही वो रहता है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो उस एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो बैंक अपने पास रखता है अमाउंट, ताकि किसी भी वक्त जब बैंक एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी में आए, तो उस वक्त उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। तो हम उसे नाम देते हैं SLR को। SLR इज दैट अमाउंट या दैट शेयर विच द बैंक deposited in their own respective bank for what purpose? For that time, if the bank has any acute problem of supply of money at any time due to different economic circumstances, तो उसे हम नाम देते हैं SLR। तो presently there are 25% this ratio of SLR for every commercial bank, is it? तो SLR is also decided by whom? It is also decided by Reserve Bank of India। तो ये SLR वो रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश भी अपने पास। ये आता है ऑब्जेक्टिव SLR में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, या इट में भी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। कभी गोल्ड की सूरत में बैंक अपने पास है, कभी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़। कोई सिक्योरिटी होती है, या कोई ड्राफ्ट्स होते हैं, या शेयर्स होते हैं, तो उनकी सूरत में भी वो अपने पास रख सकता है। किनको? SLR को। उसके बाद वी हैव द टर्म MSF बार बार एग्जाम में आती है, और ये न्यू टर्म बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए होगी। ये MSF क्या होती है? MSF का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एंड इट वाज ए न्यू विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक नई खिड़की खोल दी है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011। ये जो नई ये टूल है बैंकिंग में लाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, ये लाया गया 2011 में। कल पूछा जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग facility was introduced in which year? It was introduced 2011। It was introduced by which agency? It was introduced by Reserve Bank of India, is it? So it is a new window of Reserve Bank of India। So what is the aim of this MSF? ओवरनाइट लोन फैसिलिटी। कभी कभार पूछा जाएगा इन विच स्कीम या इन विच दिस मॉनेटरी टूल द रिजर्व बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस ओवरनाइट लोन फैसिलिटी। ओवरनाइट लोन फैसिलिटी होता है कि बैंक, अगर किसी बैंक को, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, अगर उनको कल 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास नहीं, तो ओवरनाइट लोन फैसिलिटी मिल सकती है उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, कि वो रातों रात वो विदाउट टेकिंग, उतनी ज़्यादा उनको वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ेगी, फ़ौरन उनको वो लोन मिल सकता है। ओवरनाइट ये लोन फैसिलिटी मिल सकती है उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वो इनको किससे मिल सकती है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से। मगर ये उन कमर्शियल बैंक्स को मिलता है जिनका करंट अकाउंट, यही याद रखना, जिनका करंट अकाउंट कहाँ पे होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। सो दोज बैंक्स हु हैव द करंट अकाउंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया or eligible to take marginal standing facility, and this marginal standing facility is what? Overnight loan facility
फ्रॉम आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इसी तरह से आपको याद रखना होगा, बट इसमें क्या है कि ये उन्हीं बैंक्स को मिलता है जिनका करंट अकाउंट कहाँ पे होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो इस तरह से वी हैव डिस्कस टुडे रेपो रेट, वी हैव डिस्कस रिजर्व रेपो रेट, वी हैव डिस्कस सीआरआर, वी हैव डिस्कस एसएलआर, वी हैव डिस्कस एमएसएफ। तो ये वो कुछ टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बैंकिंग सिस्टम में आते हैं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आ चुका होगा। इसके बाद मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगा पार्ट सेकंड में, इन्फ्लेशन के बारे में विल गो टू डिस्कस अबाउट दैट। थैंक्स।